हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने भारत पे अपना शासन किया। कैसे एक कंपनी जो यहाँ पे आई थी व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे वो शासन करने लगी और इसके बाद यहाँ पे अपना पैर पसारने लगी। फ्रेंड्स, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेज ये समझ चुके थे कि यहाँ के शासकों को हरा करके हम अपना साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। इसके बाद 1764 का युद्ध जब अंग्रेज जीत गए, उसके बाद अंग्रेजों के जो इरादे थे वो बहुत मजबूत हो गए। इसके बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया कि यहाँ पे कैसे शासन करना है, कैसे अपना पैर पसारना है। की जो लड़ाई हुई थी वो एक तरफ से ये तीनों थे और दूसरे तरफ ये अकेले थे। ठीक, फिर भी ये जीत गए। क्यों? क्योंकि इनके पास आधुनिक हथियार थे, इनके पास टेक्नोलॉजी इनसे ज्यादा थी। वो एक टीम में थे, ये एक टीम में थे, एक तरफ लड़ रहे थे और ये एक तरफ। फिर भी कौन जीता? फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज ही जीते। अब चूंकि ये हार गए थे तो अब इनके साथ इलाहाबाद की संधि की गई। क्या की गई? इलाहाबाद की संधि। यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की। तो 1765 ईस्वी में क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। किसके किसके साथ हुई थी? ये हुई थी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरा किसके साथ हुआ था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, एक मुगल बादशाह के साथ और दूसरा अवध के नवाब के साथ। ठीक है। शाह आलम द्वितीय के साथ हुई इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल के दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का जो अधिकार है वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार देखिए, जो कंपनी पहले व्यापार करने आई थी, अब व्यापार करते करते क्या की? युद्ध की, युद्ध जीत गई और अब लगान वसूल कर रही है, राजस्व वसूल कर रही है। तो जो अंग्रेज थे वो दो तरीके से शासन किए। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। जो कंपनी यहाँ पे व्यापार करने आई थी 1600 ईस्वी के आसपास, अब क्या करने लगी? शासन करने लगी। सबसे पहले दीवानी अधिकार ले ली, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार। इसके बाद धीरे धीरे और भी अधिकार ले लिए अपने कब्जे में, और 1765 से लेकर के 1858 तक उन्होंने अपना अधिकार जमाए रखा। ठीक है, धीरे धीरे किया। एक्चुअली में 1773 से एक्चुअली में वो शासन करना शुरू किए। 1765 से 1773 तक वो अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते रहे, यानी कि शासक जो थे वो तो थे, ये लोग बस अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे। इसीलिए आप बुक्स में देखिएगा कि 1773 से 1858 तक लिखा होता है कंपनी का शासन। लेकिन आप गौर से देखिएगा और डीप में जाकर के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, 1765 से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 1765 से लेकर के ही वे चीजों को अपने अंडर में लेने लगे थे। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी कब से कब तक शासन किया? 1765 से लेकर के 1858 तक। कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को यह लग गया कि अब शासन जो है कंपनी के हाथ में छोड़ना ठीक नहीं है, कंपनी इसको नहीं संभाल पाएगी। ठीक है, अब जो है सब चीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। किसने? ब्रिटिश क्राउन ने। ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट लेके आई, उसके तहत क्या किया उसने? उसके तहत वो सारी जो शक्तियां थी सब अपने हाथ में ले लिया कि कंपनी का अब शासन नहीं रहेगा। अब किसका शासन रहेगा? अब शासन रहेगा ब्रिटिश क्राउन का। किसका रहेगा? ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, अब शासन का बागडोर किसके हाथ में चल गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो 1858 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने ही यहाँ पे शासन किया। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि अंग्रेजों ने दो रूप में यहाँ पे शासन किया। पहला, कंपनी के रूप में कंपनी ने शासन किया। कब से कब तक? तो 1773 से लेकर के 1858 तक। ठीक है, और दूसरा 1858 से लेकर के 1957 तक किसने किया? ब्रिटेन की सरकार ने। किसने? ब्रिटेन क्राउन ने। समझ गया आप बात? दो रूप में शासन हुआ, पहला कंपनी का शासन और दूसरा ब्रिटिश क्राउन का शासन। इलाहाबाद की संधि के बाद जो राजस्व वसूलने का अधिकार इन्होंने ले लिया, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या किया? 1773 ईस्वी में ये लोग रेगुलेटिंग एक्ट लाए। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाए भाई?
रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब था रेगुलेट करने के लिए, कंपनी के कर्मचारियों को रेगुलेट करने के लिए। आप सोचिए कि ये कंपनी अब घाटे में जाने लगी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाने लगी थी। ब्रिटेन की सरकार को इसको बचाना पड़ा था, आर्थिक तौर पे सहायता दे करके, और बचाना पड़ा था। इतनी इसकी हालत खराब हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, व्यापार कर ही रही है, राजस्व से पैसा आ ही रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है, तब इसकी हालत ऐसी कैसी हो गई कंपनी की? तो हुआ ये था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे ना, वो एकदम से भ्रष्ट हो गए थे, एकदम भ्रष्ट। इतने भ्रष्ट हो गए थे कि उन बस अपना जेब भरने के बारे में सोच रहे थे, अपना तरक्की सोच रहे थे, कंपनी के बारे में नहीं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अपना प्राइवेट खुद का व्यापार करने लगे थे, भ्रष्टाचार करने लगे थे। इस तरह से क्या हो गया था कि कंपनी एकदम घाटे में जाने लगी थी, कंपनी एकदम से अब डूबने के कगार पे थी। इसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया भाई, उसको बचाया, आर्थिक तौर पे सहायता दिया और बचाया। तो जब आर्थिक तौर पे सहायता दे करके सरकार ने इसको बचाया, तो जाहिर सी बात है रेगुलेट भी करेगी। तो इसी कंट्रोल करने के लिए एक्ट लेकर आई, इसलिए इसका नाम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आप देखिएगा चार्टर है, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों पर कंट्रोल किया गया और उनके भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया गया और उन्हें पाबंदी लगा दी गई कि भैया अब तुम लोग अपना खुद का व्यापार नहीं करोगे। पहले क्या था कि 3 प्रेसिडेंसियां थी, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे मद्रास और यहाँ पे कोलकाता। 3 प्रेसिडेंसी थी, तीनों प्रेसिडेंसी की अपने अपने गवर्नर, मुंबई का गवर्नर अलग था, मद्रास का गवर्नर अलग था और बंगाल का गवर्नर अलग था। तीनों लगभग समान थे, तीनों क्या थे, समान थे। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया कि जब बंगाल के गवर्नर थे, इनको बना दिया गया गवर्नर जनरल। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इसका मतलब था ये जो है इन दोनों सर्वश्रेष्ठ हो गए, इनको ज्यादा पावर दे दिया गया और इन दोनों को इसके अंडर में कर दिया गया। यानी कि मुंबई और मद्रास, बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया कि भैया आप तुम लोग जूनियर हो और ये सीनियर है। और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। ठीक वैसे ही जैसे क्लास में सब बच्चे बराबर होते हैं और किसी को मॉनिटर बना दिया जाता है जनरल के लिए, अब क्या हो गया, वो गवर्नर जनरल हो गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए क्या बना दिया गया, एक काउंसिल बना दिया गया। एक काउंसिल बना दिया गया, उसमें 4 मेंबर डाल दिए गए, 1 2 3 4 मेंबर डाल दिए गए कि लो भाई अब तो तुम गवर्नर जनरल बन गए, अब तुमको हेल्प के लिए 4 मेंबर दे दिए जाते हैं। इसको बोला जाता था गवर्नर जनरल की काउंसिल। जहां भी अब ये वर्ड आएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद या गवर्नर जनरल की काउंसिल, आप लोग समझ जाइएगा इसकी बात हो रही है। बंगाल का गवर्नर जनरल और उसके 4 मेंबर, ठीक है, ये सब मिलकर क्या बना दिए, गवर्नर जनरल का काउंसिल। जब 1773 का जो एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि कर्मचारियों पे और अधिकारियों पे लगाम लगाया गया कि भ्रष्टाचार ना करें। कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों पे लगाम लगाया गया कि भ्रष्टाचार ना करें। और दूसरा क्या किया गया कि मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर का नाम क्या रख दिया गया, गवर्नर जनरल। एक गवर्नर जनरल का काउंसिल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल और 4 मेंबर थे और उसको एक काउंसिल बना करके दे दी गई कि लो भाई काउंसिल लो, 4 मेंबर ले लो और अपना काम करो। तीसरा एक और काम किया गया, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। ठीक है, तो तीनों चीज याद रहेंगी। और इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, सर एलिजा इम्पे। याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे, एग्जाम में पूछता है। और 3 और जज हो गए, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 बाकी न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। तो अब आप लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझ गए होंगे। देखिए उस समय कंपनी क्या करती थी, हर 20 साल पे एक्ट लाती थी। ठीक, 1773 का एक्ट आया, उसके बाद कब आएगा, 1793 में। कभी कभी क्या होता था कि किसी किसी एक्ट में कुछ कमियां रह जाती थी,
तो उसको सुधारने के लिए फिर से अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता था, ठीक है, या बीच बीच में छोटे छोटे कोई एक्ट ला दिया गया, लेकिन मेन जो एक्ट आता था वो प्रत्येक 20 साल पे आता था कंपनी के जरिए, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कब आना चाहिए? 1793 में। लेकिन 1773 के एक्ट में कुछ कमियां थी, इसके लिए 1781 में एक्ट आया और फिर 1784 में एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट्स थे। 1781 में एक्ट आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, नाम भी देख सकते हैं सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको एक्ट ऑफ अमेंडमेंट भी बोलते हैं 1781। ये किसकी कमी को दूर करने के लिए आया था? जो रेगुलेटिंग एक्ट का 1773 का, इसमें कुछ कमियां रह गई थी, इसको सेटल करने के लिए आया था, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, हमने बताया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल बना था और क्या बना था? सुप्रीम कोर्ट बना था। इन दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन ठीक से नहीं हुआ था कि क्या उनके दायरे में है, क्या उनके दायरे में नहीं है। तो इसके चक्कर में क्या हुआ था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी दोहरे नियंत्रण में आ गए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के भी और काउंसिल के भी। जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया कि भैया आपको सिर्फ गवर्नर जनरल के काउंसिल का जो अधिकार क्षेत्र है उसी में आप आइएगा, आपको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहना है। अब सोचिए, कर्मचारी इधर के भी नियंत्रण में थे, इधर के भी नियंत्रण में थे। इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। एक्चुअली में जो पिट्स थे वो उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, विलियम पिट्स, तो उन्हीं के नाम पर ही इस एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है? देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे बड़ी चीज थी कि कंपनी को 2 भागों में इसके प्रशासन को बांट दिया गया। कंपनी के काम को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था सिर्फ व्यापार देखना। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? एक्चुअली में अगर एक कंपनी है, अगर उस कंपनी में 100 रुपए लगे हैं तो जाहिर सी बात है इसके शेयर होल्डर्स पैसे लगाए होंगे। किसी ने मान लीजिए 20 रुपए लगाया, किसी ने मान लीजिए 30 रुपए लगाया है, किसी ने मान लीजिए 15 रुपए लगाए हैं, किसी ने मान लीजिए 2 रुपए लगाया है। तो जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, जो एक बड़े हिस्से के मालिक होते हैं, तो जो बड़े शेयर धारक होते हैं कंपनी में, उनको लेकर के एक टीम बनाई जाती है, एक बोर्ड बनाया जाता है, उसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक्चुअली में कंपनी के जो मालिक है उन्हीं को माना जाता है, बड़े डिसीजन सारे वही लेते हैं, क्योंकि उनका ज्यादा पैसा लगा होता है, तो उन्हीं को बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो व्यापारिक मामलों को देखते थे कि व्यापार कैसे करना है, व्यापार कैसे बढ़ाना है, वो देखते थे। और एक नया बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया राजनीतिक मामलों के लिए, युद्ध देखना है, संधि देखना है, किसके साथ सेना वगैरह देखना है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? युद्ध देखना, संधि देखना, सेना को देखना। पॉलिटिकल मैटर्स के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बिजनेस और व्यापार वगैरह के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। तो पहले कंपनी एक ही साथ सब कर रही थी, इसीलिए 2 पार्ट में इसके काम को बांट दिया गया, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत पूछता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो व्यापारिक मामलों को देखते थे कि व्यापार कैसे करना है, व्यापार कैसे बढ़ाना है, वो देखते थे। और एक नया बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया राजनीतिक मामलों के लिए, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? युद्ध देखना, संधि देखना, सेना को देखना। पॉलिटिकल मैटर्स के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बिजनेस और व्यापार वगैरह के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। तो ये एग्जाम में बहुत पूछता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में, आप देख लीजिए। हाँ, एक और बात कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य थे या कर्मचारी थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ये कौन थे? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, यानी कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी थे। और ये कौन थे? ये कंपनी के आदमी थे, ठीक है। तो अब 20 साल के बाद कौन सा एक्ट आएगा? अब नया एक्ट आएगा 20 साल के बाद
यहाँ पे दो अमेंडमेंट आए, एक 1781 में और एक 1784 में, पीट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब इसकी बारी है 1793 की। रेगुलेटिंग एक्ट के 20 साल बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793। देखिए चार्टर एक्ट में एक ही चीज इंपॉर्टेंट था, अभी मैंने बताया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जो मेंबर थे, ये जो थे वो किसके अंडर में थे? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। तो इनको जो सैलरी और इनको जो भत्ता वगैरह मिलना चाहिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। लेकिन 1793 के एक्ट में ये प्रावधान आया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे उनको अब कहां से वेतन वगैरह मिलेगा? अब मिलेगा भारतीय राजस्व से। बताइए 1793 के एक्ट में आपने देखा कि कैसे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स थे उनकी सैलरी, यानी कि उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की जो सैलरी थी, कैसे भारत के राजस्व से देना स्टार्ट हो गया। तो यहीं से भारत को ये लोग आर्थिक तौर पर लूटना शुरू कर दिए थे। तो 1793 के बाद कब एक्ट आएगा? 1793 के बाद जो एक्ट आएगा वो आएगा 1813। कब आएगा? 1813। ये कौन सा एक्ट था? ये सब चार्टर एक्ट थे। ये चार्टर एक्ट कितने सालों में आते थे? 20 साल में आते थे। 1793 के बाद कब आएगा? 1813 में। देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखिए क्या हुआ था कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आकर के व्यापार करने के लिए जो लाइसेंस मिला था वो इस तरह का लाइसेंस था कि सिर्फ वही कंपनी आकर के, ब्रिटेन से सिर्फ वही कंपनी आकर यहाँ पे व्यापार कर सकती थी। दूसरा कोई कंपनी ब्रिटेन से आकर के भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। इस तरह का लाइसेंस मिला हुआ था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के इस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया, यानी कि इसमें यह किया गया कि अब जो है कोई भी कंपनी, यानी कि ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में आ सकती है और अपना व्यापार कर सकती है। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, इसी को एकाधिकार कहते हैं, जो व्यापारिक एकाधिकार था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार तो खत्म कर दिया गया, लेकिन इसमें एक चीज रखा गया। क्या? कि जो चीन के साथ व्यापार था, चीन के साथ जो व्यापार था और पूर्वी देशों के साथ चाय का जो व्यापार था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी एकाधिकार मिला था। सिर्फ वही कंपनी अब ये वाला व्यापार कर सकती थी, ये अभी भी बरकरार था। ठीक है। इसके बाद है ईसाई पादरियों को भारत आने की परमिशन दे दी गई। इससे पहले ईसाई पादरियों को भारत में आकर के धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये सब नहीं परमिशन था इस सब चीजों का। लेकिन 1813 के एक्ट के बाद ईसाई पादरियों को भारत आने और यहाँ पे आकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, मिशनरी खोलना, इन सब चीजों की परमिशन दे दी गई। ठीक है। तो 1813 के एक्ट में क्या किया गया? ईसाई पादरियों को भारत आकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अनुमति दे दिया गया, यानी कि वो परमिशन लेकर के आ सकते थे और अपना प्रचार प्रसार कर सकते थे। ठीक है। और तीसरा क्या किया गया? तीसरा जो था वो स्थानीय सरकारों को टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट थे, स्थानीय जो सरकार थे, स्थानीय जो सरकार थे, उनको टैक्स लगाने, उसको वसूल करने का इनको क्या दे दिया गया? अधिकार दे दिया गया। ठीक है। और अगर कोई ये टैक्स नहीं देता था तो उन पे क्या किया जाता था? उनको, अगर कोई टैक्स नहीं देता था तो उनको दंडित करना भी स्टार्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्थानीय सरकारों को टैक्स वसूलने का, टैक्स लगाने और वसूलने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। तीन चीज याद रहेगा। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, जो उसको लाइसेंस मिला था कि सिर्फ वही व्यापार करेगा, वो खत्म। दूसरा, ईसाई पादरी को भारत आकर के और प्रचार प्रसार करने का परमिशन मिल गया। और तीसरा, स्थानीय सरकारों को टैक्स वसूलने, टैक्स लगाने का अधिकार मिल गया। चार्टर एक्ट कितने सालों में आता था? प्रत्येक 20 साल के अंतराल पे। तो 1813 के बाद कौन सा आएगा? 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए इसमें क्या था, आपको पता होगा कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, उसमें क्या किया गया था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, आपको पता होगा। इसके बाद क्या किया गया? उसी गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहेंगे? भारत का गवर्नर जनरल। और मुंबई और मद्रास के गवर्नर इसके अधीन थे, वो तो पहले भी थे। संपूर्ण ब्रिटिश भारत की विधायी शक्तियां गवर्नर जनरल के पास आ गई। देखिए मुंबई
और मद्रास का जो विधायी शक्ति था, यानी कि कानून बनाने का जो शक्ति था, वो पहले वहां के गवर्नरों के पास ही था, यानी वो अपने प्रेसिडेंसी का कानून बना सकती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, वो भी अधिकार छीन लिया गया कि नहीं, अब उस प्रेसिडेंसी के लिए भी कानून कौन बनाएगा, वो बनाएगा गवर्नर जनरल। ठीक है, मुंबई और मद्रास के गवर्नरों ने अपनी विधायी शक्तियां भी खो दी इस तरह से। तो अब उनके पास बचा क्या, ये केंद्रीकरण का अंतिम चरण था। यानी कि अब देखिए, प्रांत यानी कि जो प्रेसिडेंसीज थी उनके पास अब क्या बचा, सब तो चला गया गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, तो अब जो प्रेसिडेंसियां हैं उनके पास विधायी शक्तियां भी नहीं रही, तो उनके पास अब क्या बचा, आप ही बताइए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सारी जो शक्ति है, मेन शक्ति है, वो किसके पास चली गई, वो चली गई गवर्नर जनरल के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राज्यों का जो पावर था वो एकदम से कम हो गया है। इसके बाद जब एक्ट आएंगे तो आप लोग देखिएगा कि अब जो है ये धीरे धीरे कम होगा, यानी कि अब ये केंद्रीकरण हो गया। अब जो है धीरे धीरे पावर्स दिए जाएंगे राज्यों को, यानी कि एकदम ये पीक पे था, यानी कि सेंटर को अब सबसे ज्यादा पावर कब मिला, 1833 में। इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे सेंटर्स की पावर कम हो जाएगी और प्रांतों की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ठीक है, चलिए, तो एक बात देखिए, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारे पॉइंट्स लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा भारत का, तो जाहिर सी बात है उसकी पावर भी बढ़ा दी जाएगी, प्रांतों से लेकर के दे दी जाएगी। ठीक है, तो जब प्रांतों से लेकर के दे दी जाएगी तो प्रांतों की पावर कम हो जाएगी, और ये जो है वो केंद्रीकरण का बिल्कुल पीक है, एकदम अंतिम चरण है। तो सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है।